रिकॉर्डिंग भला शुरू होगी ना। जैसे फंडामेंटल रिसर्च नॉलेज को की एडिशन के लिए की जाती है। इस और जो हमारी एक्शन रिसर्च है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए की जाती है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक माइनर सा डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है सोशल साइंसेज के अंदर। सोशल साइंसेज में जितनी भी रिसर्चेज होती हैं दे आर मोस्टली डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये साइंटिफिक रिसर्च इसका दूसरा नाम है। साइंटिफिक रिसर्च भी इसको कहा जाता है। और साइंटिफिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पे प्रॉपर हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है। इस रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस शामिल होता है। हाइपोथेसिस क्या है? देखो, रिसर्च के स्टेप्स समझना पहले जरूरी है, वो अभी इसके फौरी बाद मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। रिसर्च का जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर तो आगे हम डाटा कलेक्शन के ऊपर चले जाते हैं रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने बेसिकली अपने प्रॉब्लम के अंदर वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना होते हैं। वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर भी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर भी, दोनों में वेरिएबल्स होते हैं, बट एक डिफरेंस है, वो मैं भी बात करूँ। अब उन वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप होता है, उन रिलेशनशिप्स या वो जो आपका प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो एक आप अपने आप से स्पेकुलेट कर लेते हैं, खुद से एक सॉल्यूशन बना लेते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। ठीक है। हाइपोथेसिस होता है एक टेम्पोरेरी आंसर। ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेम्पोरेरी आंसर। फॉर एग्जांपल, आपका एक सॉल्यूशन है, आपका एक प्रॉब्लम है। आपका एक प्रॉब्लम है जनाब के शुगर काजेज ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यूं कह लें, हाई ब्लड प्रेशर कह लें। शुगर काजेज हाई ब्लड प्रेशर। अब ये एक प्रॉब्लम है कि शुगर की वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को आपने जब इसका सलूशन ढूंढना है, जब आपने इसको हल करने की तरफ जाना है, तो सबसे पहले ये जो रिसर्च होगी ना, ये साइंटिफिक रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। आप इसके अंदर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व करेंगे। और जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपकी रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स का एक खास रिलेशन बन जाता है। मैं वो भी आगे डिस्कस करने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले हम अ, बल्कि सॉरी, यहाँ पे ना इम्पैक्ट ऑफ, टॉपिक आपका ये है इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन ब्लड प्रेशर, ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम है जनाब जी। इसको टॉपिक भी बोलते हैं, इसको रिसर्च प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अब ये जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो शुरू में ही आप ये तय कर लेंगे कि शुगर की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। या आप दूसरा एक सोल्यूशन तय कर लेंगे कि शुगर की वजह से लो ब्लड प्रेशर जो है वो अफेक्ट होता है, मतलब शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से, मतलब ये जो दो स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं इनको बोला जाता है हाइपोथेसिस। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, यहाँ पे मैं आगे मजीद इसको ना क्लियर कर देता हूँ। चलो भाई, जब भी आप ये टॉपिक है ना आपका, टॉपिक क्या है या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर इनटेक कर लें, इम्पैक्ट ऑफ शुगर इनटेक, चीनी लेना, ऑन ब्लड प्रेशर। ये आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तो रिसर्च जो मोस्टली जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं, इन रिसर्चेज के अंदर ना इम्पैक्ट देखा जाता है कि एक चीज का किसी दूसरी चीज के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। अब इसमें ना वेरिएबल्स शामिल होते हैं, मतलब आप इस रिसर्च में शुगर का इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर देख रहे हैं जनाब? बीपी के ऊपर। ठीक है। बीपी के ऊपर। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक रिसर्च पॉपुलेशन लेंगे, मतलब आप कुछ बुजुर्ग ले लेंगे, कुछ बच्चे ले लेंगे, कुछ मेल्स कुछ फीमेल्स। आप उनको चीनी देते रहेंगे कुछ दिनों तक। ठीक है। और उसका फिर उनका डेली बीपी की रीडिंग करते रहेंगे। आपके पास एक डाटा आ जाएगा और उससे आप अपने रिसर्च के रिजल्ट जो हैं वो
एनालाइज कर लेंगे। तो इसमें ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है शुगर और एक है बीपी। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका इफेक्ट आप लोगों ने इफेक्ट देखना होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैंने बताया ना, ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम किसी चीज का इम्पैक्ट या इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे शुगर जो है इसका इम्पैक्ट आप लोगों ने बीपी के ऊपर देखना है। तो शुगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीपीएससी वाला सवाल पूछता है कि पहले मैंने आपको इससे ऊपर बताया, अगर आप लोग देखें काइंडली, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर आपका हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेम्पोरेरी आंसर, ये इसकी डेफिनेशन है और ये पीपीएससी पूछता है। टेम्पोरेरी आंसर क्या होता है कि आप अपनी रिसर्च का खुद से एक एक मफरूजा बना लेते हैं, खुद से एक जवाब ढूंढ लेते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारी रिसर्च का सही वाला और सोल्यूशन हो सकता है। फिर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उस सोल्यूशन को, उस टेम्पोरेरी सोल्यूशन को आपने या तो प्रूव करना होता है या डिसअप्रूव करना होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ ये होता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपने एक पूरे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है, वो थोड़ी डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये ज्यादा समझा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस शामिल होता है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स का एक रिलेशनशिप होता है। उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका इफेक्ट, ये पीपीएससी ने बार बार पूछा हुआ है, द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉट, ऐसे वर्ड यूज किया जाता है, हुज इफेक्ट इज सॉट या इन्वेस्टिगेटेड, जिसका इफेक्ट आपने असल में इन्वेस्टिगेट करना होता है, उस वेरिएबल को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसका उलट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है, द वेरिएबल वेरिएबल इफेक्टेड, ठीक है, जिस वेरिएबल के ऊपर रिजल्ट या इफेक्ट हो रहा हो उस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल शामिल होता है, और बाज़ औक़ात कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि उन वेरिएबल्स की वजह से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं लेकिन हम उनकी स्टडी नहीं कर रहे होते, वो हमारी रिसर्च का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, मसलन यहाँ पे बीपी की वजह से कुछ और, आपकी हार्ट बीट जो है, आपका ब्लड फ्लो जो है, या आपके मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके शुगर की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं उनके उनके ऊपर भी कोई असर पड़े। तो लेकिन वो हम यहाँ पे देख नहीं रहे होते फिल वक्त अपने प्रॉब्लम के अंदर। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी मैंने एग्जांपल भी दे दी, ऐसे उसने ना एक दो दफा एग्जांपल दे के भी पूछा हुआ है कि ये वाली जो रिसर्च है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। और ये भी पूछा हुआ है कि ये वाली जो रिसर्च टॉपिक है ये आपका कौन सी रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी या ये डिस्क्रिप्टिव होगी। सिंपल आपने देखना है जहाँ पे आपको रिसर्च के अंदर इम्पैक्ट या इफेक्ट का इस तरह का वेरिएबल, सॉरी वर्ड कीवर्ड नजर आए तो आपने फौरी से देख लेना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ओके, तो इसके अलावा फिर इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेम्पोररी आंसर। हाइपोथेसिस की दो, असल में ना दो टाइप्स हैं, वो भी पीपीएससी ने पूछी हुई है, अब आप लोगों ने ये खुद देख लेनी है। एक होता है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नल हाइपोथेसिस के ऊपर भी उस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर भी उसने सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। और इनमें से एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। पीपीएससी ने ये पूछा हुआ है, द अदर नेम फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। फिर असल में ये दो टाइप के एरर्स होते हैं, एरर्स। आप ना अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखेंगे, एक होता है टाइप 1 का एरर, ठीक है, एक होता है टाइप 2 का एरर। मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हम रिसर्च करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो एक्चुअली हम एक हाइपोथेसिस लगाते हैं, ठीक है, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं खुद से। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेम्पोरेरी आंसर या टेम्पोरेरी सॉल्यूशन हमारे रिसर्च का। फिर हमने क्या करना होता है, हमने फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आगे जाके करना होते हैं, हमने उन हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करना होता है, अप्रूव करना होता है कि हाँ भाई ये ऐसे ही होता है। मतलब आपने कहा कि शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है शुगर इनटेक की वजह से, तो फिर अब आपने इसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, ठीक है।
तो उस अप्रूवल के लिए, डिसअप्रूवल के लिए आप क्या करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, 10-12 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी तरह का भी हो सकता है। ठीक है। और या फिर आप क्या करेंगे, इसको डिसअप्रूव करेंगे। तो सम टाइम होता ये है कि हम जब अपने हाइपोथेसिस को डाटा लेने के बाद, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद, स्टैट्स लगाई जाती है, ये आगे फिर डिटेल में चला जाएगा, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जब स्टैट्स लगाते हैं तो हम कुछ रिजल्ट्स, कुछ मतलब एक डाटा होता है, उस मखसूस डाटा में अगर हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने एक चीज़ को एक्सेप्ट करना था, हमने उसको डिसअप्रूव कर दिया, अप्रूव करना था डिसअप्रूव कर दिया, या हमने उसको डिसअप्रूव करना था तो हमने उसको अप्रूव कर दिया। तो इन दोनों केसेस में हम एक एरर कर जाते हैं, हम एक गलती कर जाते हैं। तो इस गलती को टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर कहा जाता है। होता क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने नल हाइपोथेसिस जो है, ये मुझे अभी एग्जैक्टली आप लोगों ने खुद इसको पढ़ लेना है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बता दिया टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के ऊपर वो सवाल पूछता है। मसलन आपने नल हाइपोथेसिस को अप्रूव करना था, यूं समझ लें कि आपका एक दोस्त है, आप अपने दोस्त को झुठला देते, आपके दोस्त ने जब आप अपने दोस्त को हर दफा अप्रूव करते हैं, लेकिन एक ऐसा मौका आ गया, और भले वो आपको गलत चीजें बताता हो, लेकिन एक ऐसा मौका आ गया कि उसने आपको गलत सही चीज बताई, आपने फिर भी उसको डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब है नो यू हैव कमिटेड एन एरर। तो ये एरर जो है, ये टाइप 1 का एरर होगा या टाइप 2 का एरर होगा। तो ये आप लोगों ने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को देख लेना है, इसके ऊपर भी पीपीएससी सवाल पूछता है। तो ये जितने भी 5-7 सवाल हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड सवाल आते हैं और ये पीपीएससी पूछता है। अच्छा, एक और यहाँ पे इससे रिलेटेड बात थी जो मुझे करना थी। हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है, ये भी एक यहाँ पे ना एक और सवाल वो पूछता है, एक और सवाल वो पूछता है हमसे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, वो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना आपके, वो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। बच्चे चुप अंदर। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, वो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। इस वजह से इसको कंट्रोल्ड रिसर्च भी कहा जाता है, कंट्रोल्ड रिसर्च भी कहा जाता है। इस वजह से इसको लेबोरेटरी रिसर्च भी कहा जाता है, लेबोरेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसको कंट्रोल्ड रिसर्च भी कहा जाता है, इसको लेबोरेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। अब इसको कंट्रोल्ड रिसर्च या लेबोरेटरी रिसर्च क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया ना पीछे, इम्पैक्ट ऑफ शुगर, इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे भाई आप लोग क्या करेंगे, आप मतलब आपके पास 10 अब लोग हैं, उनकी कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं। आपने उन 10 लोगों पे या 100 लोगों पे, 100 लोगों के ऊपर आपने, हाँ जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आपने इन 100 या 10 या 50 लोगों को, ये आपकी पॉपुलेशन है, ये ना रिसर्च पॉपुलेशन कहलाती है। आपने इन लोगों के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप कभी इनको शुगर ज्यादा कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि बीपी पे क्या हुआ है, कभी आप शुगर कम देंगे तो आप देखेंगे कि बीपी के ऊपर क्या असर पड़ा है। तो ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आप जो शुगर है, इसको को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब शुगर का इंटेक आप कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फिर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इस वजह से, मतलब हमारे वेरिएबल्स कंट्रोल में रहते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, उसकी मदद से फिर हम दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। तो इस वजह से ये जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको कंट्रोल्ड रिसर्च भी कहते हैं, इसको लेबोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। तो आई होप सो कि आप क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। अब आप पेपर देखेंगे, ये पास पेपर देखेंगे या वन लाइनर देखेंगे, किसी जगह पे भी आपको बहुत सारे ये सवाल नजर आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी बना रहेगा। ठीक है जनाब जी। अच्छा, फिर अगला सवाल, बल्कि अगले सवाल पर बढ़ने से पहले ना मेन हम क्लियर कर लेते हैं।
अगले सवाल पर जाने से पहले ना मैं स्टेप्स ऑफ, अगला सवाल क्या था, मतलब अगली बात जो हमने करनी है ना वो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर करनी है। तो उससे पहले मैं, मेरा ख्याल है हमें ना ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। मैंने कल भी बताया था कि जो भी कोई प्रोसेस होता है उसका एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस के बाद स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स का एक सीक्वेंस होता है। अगर हम वैसे तो बस बढ़ाकर 8-10 कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनको अगर छोटा छोटा ब्रीफ करके देखें, बड़े बड़े स्टेप्स में डिवाइड करें, तो सबसे पहला जो रिसर्च का प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपका टॉपिक डिसाइड करता है कि आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होगी या आपकी रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल होगी। तो ये पहला स्टेप है, और ये उसने पूछा भी हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। अच्छा, इसमें से अगर मतलब देख, मैं मिसाल के तौर पे अगर कहूँ कि क्या कहूँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, रोल ऑफ रोल ऑफ आईटी इन डेवलपमेंट, रोल ऑफ आईटी इन डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर आपका ये टॉपिक है, ये रिसर्च में इसको टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम ही कहा जाता है, रोल ऑफ आईटी एंड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सिंपल जो रिसर्च, ये जो टॉपिक है, ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। इसमें हमने, है तो वेरिएबल हमारा एक आईटी है, एक डेवलपमेंट, वेरिएबल्स तो शामिल है, लेकिन हम हमारे कंट्रोल में आईटी इस वक्त नहीं है। हमारे कंट्रोल, जहाँ पे वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में ना हो, वो आपको वहां पे एक्सपेरिमेंटली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना पड़ती है। तो हम सिर्फ अवेलेबल जो डाटा होता है, या सिर्फ अपने जो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं उनसे डाटा लेके हम डेवलपमेंट के ऊपर, जो आईटी आईटी की वजह से जो डेवलपमेंट हुई है उसको देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ इसमें अगर इम्पैक्ट का वर्ड यूज हो जाए, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन आईटी, ठीक है, ऑन आईटी, तो अब जो हमारा टॉपिक रह गया है, बन गया है, ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है, जब इम्पैक्ट का वर्ड आ जाएगा, की वर्ड्स मखसूस होते हैं, या इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन साइकोलॉजी कर लें, या ह्यूमन हेल्थ कर लें, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो अब जो टॉपिक है हमारा वो बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद, अगर तो भाई हो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अगर तो हमारी हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा जो होता है ना मेन टॉपिक, वो होता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन तैयार करना, रिसर्च डिजाइन तैयार करना। रिसर्च डिजाइन में अगर तो हो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो मतलब आप डिस्क्रिप्टिवली लेकर चलते हैं। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, तो यहाँ पे फिर आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है, हाइपोथेसिस लगाना होता है। ठीक है, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है इसमें, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। रिसर्च डिजाइन में ये चीजें, बहुत सारी चीजें तय की जाती हैं कि आपका जो रिसर्च रिसर्च है ये कितनी, मतलब आप यूं तय कर लें, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितनी देर में हम इसको तय करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे वो कितने इस्तेमाल होंगे, टाइम कितना लगेगा, ये चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन के, या हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे, ये चीज़ें हम इसके अंदर तय करते हैं। तीसरा जो बड़ा स्टेप है ना, वो है जनाब डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। अब जो डाटा कलेक्शन है ना, जो आपकी डाटा कलेक्शन है, ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है ना, इसी के अंदर फिर आपने वेरिएबल्स भी डिसाइड करना होते हैं कि हमारा वेरिएबल कौन कौन से रिसर्च के अंदर शामिल होंगे। इसके अंदर आपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी बनाना होते हैं। रिसर्च के ना टॉपिक के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स भी बनाते हैं कि हमारी रिसर्च के असल में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, वो भी आप इसी के अंदर बना लेते हैं। बाज़ औक़ात लोग उसको रिसर्च डिज़ाइन के अंदर भी लिखते हैं, तो वो आप इसमें भी डाल सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर भी, कि रिसर्च हमारी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, वो एक अलग से बहस है। बस आपने ना यहाँ पे जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं, इनकी एक ना तरतीब याद रखनी, पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके बाद रिसर्च डिजाइन, तीसरे नंबर पे होता है डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन क्या है? जब भी आप रिसर्च करते हैं, भले आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, भले आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, या आपकी फंडामेंटल रिसर्च हो, या एक्शन एक्शन रिसर्च हो, इन ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्चेज यू हैव टू कलेक्ट डाटा। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए ना मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए भाई क्या किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाटा कलेक्शन टूल्स।
डाटा कलेक्शन टूल्स। अब वो डाटा कलेक्शन टूल्स कौन कौन से होते हैं? अगर तो हो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सही है, अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी तो आप क्या करते हैं, आप एक लेबोरेटरी यूज करते हैं, लेबोरेटरी में डाटा कलेक्ट करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से आप फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक चीज यूज होती है, डाटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डाटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं? डाटा कलेक्ट करने के लिए ना हम एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करते, पॉपुलेशन चूज करते हैं, पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं। बल्कि आई मस्ट से कि जब हम यहाँ पे रिसर्च डिजाइन बना रहे होते हैं ना, तो रिसर्च डिजाइन के अंदर ही हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम की बेस के ऊपर डिसाइड डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे रिसर्च की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितने लोगों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। और फिर ये भी इसी के अंदर ही, रिसर्च डिजाइन के अंदर ही ये तय किया जाता है कि वो उस पॉपुलेशन, मतलब अगर पॉपुलेशन आपकी 1 लाख बंदा बन रहा है तो 1 लाख बंदे से आप डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते। फिर आप क्या करते हैं, सैंपल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सैम्पलिंग। ये डाटा कलेक्शन का के अंदर सैम्पलिंग से हम, सैंपल से या पॉपुलेशन से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मैं अभी इनके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, बट ये याद रखें आप कि जब भी आपने डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए कुछ डाटा टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और वो डाटा टूल्स क्या करते हैं, हमारी पॉपुलेशन से, और फिर पॉपुलेशन के अंदर होते हैं सैंपल्स, उन सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो टूल्स कौन कौन से, अगर तो लेबोरेटरी हो तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं डायरेक्टली। अच्छा, दूसरा, ये दो तरह के टूल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टूल्स और एक होते हैं सेकेंडरी टूल्स। प्राइमरी टूल्स भाई वो होते हैं जहां से आप डायरेक्टली डाटा ले रहे हो, जहां से आप डायरेक्टली डाटा ले रहे हो। मसलन अगर आप, मैं जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन पीपल, ऑन ब्लड प्रेशर, तो आपके जो पेशेंट होंगे, जिन लोगों के आप ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, 10 लोगों के ऊपर, तो वो आपके डायरेक्ट टूल्स होंगे। ठीक है, डायरेक्टली टूल्स होंगे, कैसे आप उनका इंटरव्यू करके, उनका चेकअप करके लेबोरेटरी के अंदर डाटा ले रहे होंगे। दूसरे होते हैं सेकेंडरी टूल। सेकेंडरी टूल्स होते हैं जो ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जैसे कि मतलब इसी टॉपिक के ऊपर अगर पहले कोई रिसर्च हो चुकी है तो आप वहां से रिजल्ट्स देखेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, वहां से लिटरेचर देखेंगे, वहां पे देखेंगे कि लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है ना, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा हो, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, आर्काइव्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें सेकेंडरी डाटा टूल्स में आती हैं। अगर आपकी हो, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। अगर आपकी हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए मोस्टली जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें है जनाब जी, इसमें एक हो गया ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए किया जाता है, इंटरव्यूज के जरिए किया जाता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे ना एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वे। सर्वे, ये सर्वे एक डाटा कलेक्शन टूल है, इसको सर्वे भी बोला जाता है, इसको सर्वे क्वेश्चनायर भी बोला जाता है। अब पीपीएससी ने, ये मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ, मैंने अंदर तक आपको बताया है कि ये क्वेश्चनायर के ऊपर पीपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चनायर की डेफिनेशन देता है। क्वेश्चनायर क्या होता है, एक सवाल नामा होता है। ठीक है, उस सवाल नामे के अंदर आपको वो 10 12 15 आपने की होगी रिसर्च, क्वेश्चनायर, और एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन की बेस में आपने सवाल लिखे होते हैं। वो सवाल आप किसी को देते हैं, अपने रिस्पोंडेंट को, जिस जो रिसर्च आप, जिससे अपनी रिसर्च के बारे में मालूमात ले रहे हैं, उसको रिस्पोंडेंट कहा जाता है। वो रिस्पोंडेंट फिर अपनी ही ओपिनियन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, आजादाना तौर पे अनबायस होके वो आपके क्वेश्चनायर को रेट करता है। ठीक है, तो इससे आप फिर वो स्टैटिस्टिकली डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो डाटा कलेक्शन टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें क्वेश्चनर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर पीपीएससी ने सवाल पूछा हुआ। और क्वेश्चनर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर्वे के जरिए सर्वे करते हैं आप। अब सर्वे के अंदर ना फिर एक और वही बात आ जाती है कि सर्वे किन लोगों का करना है, सर्वे करना है अपने पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन क्या है, मसलन आपने कोई भी स्टडी करनी है तो उसके लिए आपने डिसाइड किया कि हमारी पॉपुलेशन ये पंजाब का सिटी फैसलाबाद होगा। अब पूरे फैसलाबाद में तो नहीं की जा सकती, उसमें से चलें आप कह लेते हैं मेल की करेंगे। अब मेल, सारे मेल्स की तादाद भी करोड़ों लाखों में होगी। आप कहते हैं नहीं, हम सारे मेल्स को छोड़ देते हैं, हम फॉर एग्जांपल इसकी एक तहसील है जड़ावाला, हम जड़ावाला से लोगों को डाटा लेंगे, फिर भी ज्यादा रह जाएंगे। फिर आप कहते हैं कि भाई हम जड़ावाला में जो
मेल्स होंगे 20 से लेके 40 साल के, उनका डाटा लेंगे। फिर आपकी ये हजारों में तादाद आ जाएगी। फिर आप उनको मतलब ना स्पेसिफाई करते जाएंगे, और एंड पे आप फिर क्या करते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं। सैंपल्स सैंपल्स बनाते हैं, फिर आप सैंपल से डाटा लेते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि पीपीएससी में सवाल बहुत दफा पूछे हुए हैं। अब जब आप सैंपल बनाते हैं ना पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन मैंने बताया ना, जैसे 1 करोड़ बंदा है या 1 लाख बंदा है, 1 लाख बंदे से आपने डाटा लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई हमने सिर्फ 100 बंदों से डाटा लेना है। अब 100 बंदों से डाटा लेने के लिए आपको स्पेसिफाई करते आना है अपनी पॉपुलेशन को। रिसर्च डिजाइन के अंदर ये पहले से तय हो जाती हैं चीजें। तो उसके लिए आप एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। सैंपल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल की डेफिनेशन भी उसने पूछी हुई है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग होती है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है। अब आप लोगों ने भाई इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेनी है। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये दोनों भी उसने डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। फिर इनकी फर्दर टाइप्स हैं, आप लोगों ने भाई वो भी देख लेनी है, रैंडम सैम्पलिंग की भी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की भी टाइप्स हैं। ये भी पीएससी ने पूछी हुई हैं और हर पेपर में तकरीबन पूछता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें स्पेसिफिकली मैं कुछ नाम बता देता हूँ। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, एक स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। पीपीएससी ने इसकी डेफिनेशन 3-4 दफा पूछी हुई, स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इसके अलावा एक पर्पसिव सैम्पलिंग होती है। ठीक है। अब मैं ये डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है, आसान है, समझ आ जाएगी। मैं आपको स्नोबॉल की एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ। जैसे स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या होता है? स्नोबॉल ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ना, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो ड्रग लेते हैं, जो ड्रग्स वगैरह करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर मोस्टली ड्रग्स की स्टडीज होती हैं। तो ड्रग्स की स्टडी के लिए आप क्या करते हैं, आप एक सर्टेन स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, एक सैंपल लेते हैं, और ए बंदे से आप कुछ क्वेश्चन के जरिए या किसी तरह आप कुछ सवाल पूछते हैं। आप उससे पूछते हैं कि यार कोई मुझे दूसरा बंदा बताओ, कोई और जो ये ड्रग्स लेता हो, ये वाली ड्रग लेता हो या आइस लेता हो। अगर आइस की बात कर लें, मतलब आपके सामने 10 बंदे खड़े हैं, तो आप एक से सवाल करते हैं, वो आइस वाला है, आप कहते हैं यार मुझे और कोई दूसरा बताओ जो आइस लेता हो। तो आपको कहता है वो जो डी बंदा खड़ा है ना, वो ड्रग लेता है, आइस लेता है। तो आप डायरेक्टली डी के पास चले जाओगे, आप बाकी 9 को छोड़ दोगे। इससे फिर लेके डाटा आप पूछते हैं कि यार मुझे बताओ और कोई बंदा जो आइस लेता हो। ये आपको रेफर करता है कि एच के पास चले जाओ, वो भी ये आइस करता है। फिर ये आपको रेफर करता है कि आप एक्स के ऊपर चले जाओ, एक्स के पास चले जाओ, ये भी आइस करता है। तो अच्छा, इससे हो क्या रहा है? इससे आपकी जो सैंपल है, इवन आपका पॉपुलेशन, फिर आपके सैंपल के बाकी सारे लोग साइड पे हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। मतलब आप डायरेक्टली जो बंदे ये काम करते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है स्नोबॉल। मतलब स्नोबॉल क्या होती है, जैसे ऊपर से, नहीं ये पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, सॉरी। ये जो आपकी रिसर्च है ना, ये पर्पसिव सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग है ये पर्पसिव सैम्पलिंग है, कि जो पर्पस आपका था एक्चुअली आप उसी सैंपल के पास जा रहे हो, ये पर्पसिव सैम्पलिंग है। ठीक है। स्नोबॉल क्या होती है? स्नोबॉल जैसे एक आइस होती है ना, पहाड़ के ऊपर अगर एक तोदा छोटा सा गिरे, बर्फ बर्फानी पहाड़ के ऊपर अगर कोई तोदा छोटा सा गिरता है, तो वो जैसे जैसे नीचे को आता जाता है, उसका उसके साथ बर्फ चिपटी जाती है और वो बड़ा होता जाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ऐसे होता है कि आपने एक बंदे के पास गए, उसके साथ खड़ा दूसरा, उसके पास चले गए, उसके साथ खड़ा था कोई तीसरा जो इजीली आपको वहां पे अवेलेबल था, तो आपका जो सैंपल का साइज है वो इकट्ठा होता जाता है। इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक में ऐसे होता है। सिस्टमैटिक में पहले हमने अपनी पॉपुलेशन, मसलन अगर हमारी 100 है, हमने 10 बंदों का डाटा लेना है, तो हम 100 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाता है, मतलब ये 10 आ गया। या अगर 130 हमारे पॉपुलेशन है, तो हमने 10 बंदों का डाटा लेना है, 130 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 13 बंदे, 13 जवाब आ गया। अब मतलब हमने हर 13वें बंदे से डाटा लेना है। ठीक है, तो ये जो सैम्पलिंग होगी ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगी। कोटा में क्या होता है, आप तय कर लेते हैं कि भाई हमने वो जो फलानी तहसील है फैसलाबाद की जड़ावाला, उसमें से भाई हमने सिर्फ 5% लोगों का डाटा लेना है, बाकी 95% हमने किसी दूसरी तहसील से डाटा लेना है। या उसमें भी फिर मजीद हम ये भी तय कर लेते हैं कि हमने जी 2% मेल से डाटा लेना है, बाकी जो 98% है वो हमने फीमेल से डाटा लेना है। मतलब आप हर पॉपुलेशन के हर जो सैंपल होता है, आपका पॉपुलेशन का सैंपल, आपका आइटम, आपकी रिस्पॉन्डेंट जो होती है, उसका एक कोटा पहले से तय कर लेते हैं। तो ये जो
मुख्तलिफ किस्म की सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, ये रैंडम और नॉन रैंडम के अंदर आती हैं। आपने इनकी डेफिनेशंस को पढ़ लेना है और ये भी देखना है कि ये रैंडम है या नॉन रैंडम है। पीपीएससी वाला ये पूछता है, फॉर एग्जांपल वो पूछेगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है ये रैंडम सैम्पलिंग है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, तो ये देख लीजिएगा। सो रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो ये थी, हम स्टेप्स पढ़ रहे थे। अभी मैंने डाटा कलेक्शन की बात की। डाटा कलेक्शन के बाद आप आगे करते हैं जनाब जी, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन के बाद हम जो चौथा रिसर्च का टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप करते हैं डाटा एनालिसिस। पहले डाटा कलेक्शन और फिर आप करते हैं डाटा एनालिसिस। जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं। रिजल्ट्स निकालते हैं और रिजल्ट्स निकालने के बाद कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च भी इसको बोला जाता है। आप सिंपल या कोई रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, या आप कोई थीसिस बनाते हैं, ठीक है, ये आपकी कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च है। तो इस तरह किसी जगह पे आपको 5 स्टेप्स नजर आएंगे, किसी जगह पे 6 और किसी जगह पे आपको 7 स्टेप्स नजर आएंगे। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पीपीएससी पूछता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो आपने याद रखना है फर्स्ट स्टेप जो है रिसर्च का वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद वो हाइपोथेसिस का पूछ लेता है, हाइपोथेसिस कौन सी रिसर्च में होता है, तो आपने याद रखना है कि हाइपोथेसिस आपका जनाब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। वेरिएबल्स के बारे में वो आपसे सवाल पूछ लेता है। सही है, तो आई होप सो कि ये याद रहेंगे। इसके अलावा ना एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स, इनके ऊपर ना कुछ स्केल्स लगते हैं। इनको रेट करने के लिए ना कुछ स्केल्स लगाए जाते हैं। वेरिएबल्स को रेट करने के लिए स्केल्स लगाए जाते हैं, और ये 4 स्केल्स हैं। ये आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ लेने हैं। एक सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल अगर आप लोगों ने रिसर्च की है तो आपको आइडिया होगा। दूसरा जो स्केल है वो होता है ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल। तीसरा जो स्केल होता है उसको बोलते हैं इंटरवल स्केल। और चौथा स्केल जो होता है वो होता है रेशो स्केल। अब ये इन स्केल्स की भी सिंगल लाइनर डेफिनेशन आपको पास्ट पेपर में नजर आ जाएगी। आपने सिर्फ पास्ट पेपर वाली डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, तो ये वैसे नोट कर लें कि हमने इन चीजों को पढ़ के जाना है। तो पीपीएससी ने नॉमिनल स्केल का पूछा हुआ है और रेशो स्केल का पूछा हुआ है। रेशो वाली जहां भी डेफिनेशन आएगी ना, रेशो स्केल का सवाल आएगा, आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, जीरो। आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्केल के ऊपर आ जाए और उसके बीच में जीरो लिखा हुआ आ जाए, यानी कि अ स्केल विच रेट्स वैल्यू विद एब्सोल्यूट जीरो, तो आपने रेशो स्केल के नाम से डायरेक्ट आंखें बंद करके लगा देना इसका आंसर। भाई वो मैंने आपको बुक बताई हुई ना, एजुकेशन मैराथन के अंदर पास्ट पेपर हैं इसके। ठीक है, तो आपको वहां पे रेशो स्केल का सवाल ज्यादातर नजर आएगा। रेशो स्केल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशो स्केल के अंदर ना जीरो भी होता है, बाकी स्केल्स के अंदर जीरो नहीं होता। ये क्या होते हैं भला? आपने अक्सर अगर रिसर्च में देखा होगा तो लिखा होता है मेल को 1, फीमेल 2, यानी कि लिखा होता है अगर जैसे आप टेलीफोन पे बात करें, मोबाइल फोन पे बात करें, तो या कॉल सेंटर पे बात करें टेलीनॉर के 345 या किसी भी दूसरे पे, तो आपको कहता है इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, उर्दू के लिए 2 दबाएं। वो क्या होता है, उसने इंग्लिश को नंबर 1 असाइन किया होता है, उर्दू को नंबर 2 असाइन किया होता है। तो ये जो स्केल होता है वैल्यू को असाइन करना, ये असल में ये नहीं होता कि इंग्लिश नंबर 1 है उर्दू नंबर 2 है। ये बस उसने एक वैल्यू असाइन की हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप जब भी रिसर्च करते हैं स्केल्स लगाते हैं, क्योंकि आपने जब डाटा कंप्यूटर के अंदर डालना होता है ना, तो आप हर में मेल फीमेल या हर सवाल का रिस्पॉन्स नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ नंबर डालते हैं 1 2, इसका आंसर 1 आया, इसका 2 आया, इसका 4 आया, इसका 6 आया, अपने रिस्पॉन्सेज का। तो उसके बेस के ऊपर ना आप ये न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं। तो इनको स्केल्स के जरिए ही मैच किया, मतलब इनपुट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। कंप्यूटर ने तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को एनालिसिस करना है ना, उसमें ये आपके जो क्वालिटीज हैं इसको वो असेस नहीं करता। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इनको असेस नहीं करते। तो इसको ये नॉमिनल स्केल है जहाँ पे सिंपल वैल्यू असाइन की जाती है। तो एक स्केल रेशो स्केल है जहाँ पे फिर जीरो भी शामिल होता है इन वैल्यूज के अंदर। तो ये एब्सोल्यूट जीरो जीरो का वर्ड अगर यूज करें तो वो रेशो स्केल है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है इतना रिसर्च के हवाले से इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग ना मजीद पढ़ लेना जो भी है। हाइपोथेसिस के ऊपर भी मैंने बताया आपको, डाटा भी बताया। प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के जरिए, ठीक है, या इंटरव्यूज के जरिए।
और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो आपको लोगों से मिल जाता है, आप किसी अपने बाप दादा से कोई बात सुन लेते हैं, या आप किसी स्टोरी किसी आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, तो ये भी सवाल वो पूछ लेता है। हाँ जी। इसके अलावा अब मुझे एक कंटेंट आउटलाइन देख लेने देंगे, इसके अंदर मजीद मुझे क्या पढ़ाना है। बस रिसर्च से रिलेटेड ना तकरीबन यही चीजें हैं। चलें, ये रिसर्च से रिलेटेड यही हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारा है करिकुलम डेवलपमेंट। आज नहीं करते, आज आप लोग रिसर्च को अच्छे से पढ़ें, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर ना हम, हाँ यहाँ पे ना एक और चीज रह गई यार, वो भी देख लीजिए, ये ना डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव लॉजिक। हमारी ना रिसर्च की दो टाइप्स हैं, एक इंडक्टिव रिसर्च होती है, एक डिडक्टिव रिसर्च होती है, इंडक्टिव लॉजिक। तो आपने ना ये एक एक्रोनम याद रखना है, डी जी, ठीक है, इसको याद रखना है, DG, DC, DT। बस ये याद रखिएगा तो आपका इसका सवाल ठीक हो जाएगा। DG का मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। तो मैंने डी के साथ इसलिए लगाया कि डी डिडक्टिव लॉजिक जो होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, फिर जो डिडक्टिव लॉजिक होती है वो आपकी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होती है। और इसका ही उलट कर लेना आप लोग, यानी कि अगर पेपर में उसने पूछा हो जनरल टू स्पेसिफिक कौन सी रिसर्च होती है तो वो डायरेक्ट डिडक्टिव होती है, अगर उसने पूछा हो स्पेसिफिक टू जनरल कौन सी होती है तो वो आपकी इंडक्टिव होती है। बस आपने ये याद रखने ना, तीन, DG, DC, DT, तो आपके ये सवाल बस डिडक्टिव को याद रखिएगा, अगर इसका उलट पूछा हो तो खुद लगा ले।